तो अगला चैप्टर हमारा है कक्षीय वेग तथा पलायन वेग। ठीक है, तो पहले हम ग्रह के बारे में समझते हैं। ग्रह और उपग्रह बताए थे हम, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी तारे का चक्कर लगाते हों उसे हम ग्रह कहते हैं। जैसे तारा हमारा हो गया सूर्य और उसका चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या हो गई? एक ग्रह हो गई। ठीक है, अब इसके बाद उपग्रह क्या होता है? ग्रहों का ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मानव निर्मित होता है और एक नेचुरल होता है। नेचुरल में जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन है? चंद्रमा। यानी पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। और जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो कई उपग्रह हैं जो मानव द्वारा छोड़े जाते हैं। समझ में आ गई बात ना? उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। इसी तरह अन्य ग्रहों के पास भी उपग्रह होते हैं। जैसे आपके पास मंगल के पास, ठीक है, मंगल के पास दो उपग्रह होते हैं, डीमोस और फोबोस। दो उपग्रह किसके पास हैं? मंगल के पास। इसी तरह अन्य ग्रहों के पास भी उपग्रह होते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो लिख लो पहले, उपग्रह हेडिंग डालना। वे पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, वे पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं सैटेलाइट या उपग्रह कहलाते हैं। सैटेलाइट या उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का कौन है? चंद्रमा है। और मंगल पे कौन है? हाँ, मंगल पे कौन है? फोबोस और डीमोस। ठीक हो गया। अब हेडिंग डालना, उपग्रह के कक्षीय वेग या चाल के लिए व्यंजक। उपग्रह के कक्षीय वेग या चाल के लिए व्यंजक। ठीक है, हो गया। अब जैसे उपग्रह है, ये जैसे हमारे पास पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ हो गई। और अर्थ के चारों तरफ क्या कोई चक्कर लगा रहा है, पिंड, आकाशीय पिंड है, इसे हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे या सैटेलाइट कहेंगे। अब इसकी ये किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है ना, तो इसके कक्षा की चाल जो होगी या कक्षा का वेग जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे? कक्षीय वेग या कक्षीय चाल कहेंगे। यानी इस कक्षा में जिस चाल से चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कक्षीय चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? कक्षीय चाल कहेंगे या कक्षीय वेग कहेंगे। समझ में आ गई बात ना? अब लिखना, माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME, माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME, त्रिज्या RE है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME, त्रिज्या RE है। पृथ्वी के केंद्र O से R त्रिज्या के, पृथ्वी के केंद्र O से R त्रिज्या के, पृथ्वी के केंद्र O से R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर यम द्रव्यमान का एक उपग्रह, यम द्रव्यमान का एक उपग्रह यम द्रव्यमान का एक उपग्रह V0 वेग से चक्कर लगा रहा है। V0 वेग से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, V0 वेग से चक्कर लगा रहा है। कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का
कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का वेग कक्षीय वेग कहलाता है। कक्षीय वेग कहलाता है। समझ में आ रही बात? देखो ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? RE है और पृथ्वी का द्रव्यमान है ME। और यहाँ से किसके केंद्र से R दूरी पर, कहाँ से? केंद्र से R दूरी पर एक द्रव्यमान M है और द्रव्यमान है सैटेलाइट है, कोई उपग्रह है जो इसका क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। किसका? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो इसके जिस वेग से चक्कर लगाएगा, जिस चाल से चक्कर लगाएगा, उसी को कक्षीय वेग या कक्षीय चाल कहेंगे। और यहाँ से इसका केंद्र से दूरी R है और इसके पृष्ठ से यानी जो पृथ्वी का तल है, तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। अब इस चित्र को बना लो आप लोग। V0 कैसे लिखा आप लोग? VO या V0 या V0 जो भी बोले ऐसे लिखते हैं। हो गया? हो गया? अब देखो ये तो चित्र समझ में आ गया ना? ये आपका कोई यम द्रव्यमान का उपग्रह है और पृथ्वी का द्रव्यमान ME और त्रिज्या RE है और इसका ये क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है और चक्कर जिस वेग से लगाएगा उसी को कक्षीय वेग कहेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब ये कोई द्रव्यमान ME है, पृथ्वी के द्रव्यमान है और इसका भी द्रव्यमान M है। तो दो द्रव्यमान है यानी दो पिंड हैं, तो दोनों पिंडों के बीच एक आकर्षण बल लगेगा और इसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर क्या होता है? G M1 M2/R²। तो यहाँ M1 क्या मान ले रहे हैं? ME को, और M2 क्या मान ले रहे हैं? M को मान लेंगे। तो बताओ आप लोग त्रिज्या क्या लेंगे? RE लेंगे कि H लेंगे कि R लेंगे? क्या लेंगे बताओ? R लेंगे ना? यानी इसके केंद्र से इसके केंद्र की दूरी वही क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? R लेंगे, ठीक ना? R² ले लेंगे। समझ में आ गई बात ना? इसको लिखो आप लोग और उसके बाद लिखना उपग्रह को वृत्तीय पथ में घूमने के लिए, उपग्रह को वृत्तीय पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है जो उसे पृथ्वी व उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब देखो अभिकेंद्र बल नया सुनने में आ रहा होगा ना? बताए हैं ना? ठीक है, तो अभिकेंद्र बल इसको और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, उसका फार्मूला भी सब पढ़ेंगे। अभी अगला एक चैप्टर आएगा घूर्णन गति वाला जो था ना, कुछ छोड़े हैं ना, उसमें पढ़ाएंगे हम। तो आपका अभिकेंद्र बल होता है, इसका फार्मूला अभी याद रख लो, होता है mv/r, ठीक है ना? यह बराबर क्या होता है? mv/r होता है। अच्छा mv², हाँ सही, mv² क्या होता है? r होता है। और जैसे कोई पत्थर है, अगर जैसे हम ऐसे घुमाते हैं, ठीक है,
पत्थर बांध के इस रस्सी में बांध करके उसको घुमा रहे हैं, तो जिस बल का अनुभव हमारी उंगली करती है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? जैसे आप एक पत्थर का टुकड़ा लो और एक रस्सी में या धागे में बांध दो और इससे ऐसे घुमाओ, तो आप जिस बल का, यानी जो हाथ आपका जिस बल का अनुभव करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? F बराबर होता है mv²/r होता है। ठीक है ना? अब देखो यही जो है, यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो आपका ये है गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? F बराबर G_m_e_m/r² है। और यही बराबर हो जाएगा आपके अभिकेंद्र बल के। किसके बराबर हो जाएगा? अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। यानी हम इसको बराबर कर सकते हैं। यानी ये समीकरण नंबर अगर 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले, तो समीकरण 1 और 2 क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि एक ही बल है दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा G_m_e_m/r² क्या हो जाएगा? अब बताओ यहाँ पे यम क्या लेंगे? यहाँ पे यम ई लेंगे कि यम छोटा वाला यम लेंगे? छोटा वाला रहेगा ना? ठीक है, यानी ये सेटेलाइट का हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। तो ये यम से क्या हो जाएगा? अच्छा mv² है ना? हाँ, mv²/r है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये यम से कट गया और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? ये देखो r की पावर 2 है, r की पावर 1 है, तो इसकी एक पावर कट जाएगी और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? G_m_e/r हो जाएगा v², सिर्फ बचा ना? तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? G_m_e/r_v²। और v क्या है यहाँ पे? v0 है ना? v0 है, तो यहाँ पे सब v0 लगा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो लिख लो इसको। तो यहाँ पे अगर हम v बराबर निकालना चाहें, देखो v² हमें चाहिए ना? अभी रुक जाओ, अभी और आगे स्टेप ले चलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तो rv² इधर रख रहे हैं पहले। rv² हो जाएगा G_m_e, तो v² हो जाएगा G_m_e/ क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। क्या हुआ? गलत हो रहा है क्या? हाँ हाँ, ठीक है, तो चलो v²। अभी इसका स्टेप करना है, तो इसको लिख लो यहाँ तक लिख लो। हो गया? अब लिखना, यदि पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई h है, यदि पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई h है, तो पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अभी क्या बताया? ये पूरा क्या है? यहाँ इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी कितनी है? r है ना? r है। और r को अगर हम 2 पार्ट में देखें, ये देखो ये re है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? re है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? h है। यानी कि हम ये r को क्या लिख सकते हैं? re + h। क्या लिख सकते हैं? re + h लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसमें इसका वैल्यू रख रहे हैं जो आपका ये मिला है। यहाँ पे हो जाएगा v0² हो जाएगा G_m_e अपान क्या लिख सकते हैं? re + h लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? हाँ, तो उसके बाद अब देखो अब बताओ, स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक संबंध बताए थे हम। बताओ क्या था? G_m_e/g_re। यही फार्मूला था ना? G_m_e क्या था? G_re का स्क्वायर आया था कि आर था? G_re था ना? ठीक है,
बताओ क्या था? जी आर ई स्क्वायर है। जी एम ई इक्वल टू क्या आया था? जी आर ई स्क्वायर। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध आया था, ठीक है ना। तो ये संबंध है। अब यहाँ पे देखो जी एम ई जो है, ठीक है ना, जी एम ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जी आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जी आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं? जी आर ई स्क्वायर रखने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आर ई प्लस एच हो रहा है। तो वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? आर ई कॉमन ले रहे हैं। क्या लेकर कॉमन ले रहे हैं? आर ई को कॉमन ले रहे हैं। अगर आर ई को कॉमन लेंगे, इसमें तो आर ई है बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम आर ई कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, सिर्फ आर ई बाहर आ गया और प्लस अब यहाँ पे तो आर ई है नहीं, तो आर ई नहीं है तो अपान में आर ई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? एच अपान आर ई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया। यहाँ पे जी देखो ये पावर 1 है इसकी ना, और इसकी पावर 2 है, तो एक पावर कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जी आर ई अपान क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच बाई आर ई हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अब देखो इसको हम और आगे ले जा रहे हैं, तो आपको अगर वी नाट स्क्वायर लेना चाहे, वी नाट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई बाई 1 प्लस एच बाई आर ई। ठीक है ना, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो लिख डालो। इसको मिलाना थोड़ा, तो बुक से मिलाओ। ये लिख लो। ये सिर्फ मिलाना ही। क्या हुआ? वी जीरो इक्वल टू आर ई। आर ई स्क्वायर कैसे रहेगा? रुक जाओ, कहीं पे गलती हुई है क्या? जी एम ई की जगह पे जी आर ई स्क्वायर रख दी है।
ठीक है ना? ठीक, देखेंगे फिर से, लेकिन सही है। लिख लिया आप लोग? चलो देखते हैं आगे। अब लिखना, इसके नीचे लिखना, स्पष्ट है कि उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है, उपग्रह के द्रव्यमान पर नहीं। यदि उपग्रह पृथ्वी तल के समीप हो, पृथ्वी तल के समीप हो, पृथ्वी तल के समीप हो, तब आज देखो यहाँ पे पृथ्वी तल के यदि समीप है तो हम क्या बताए थे यहाँ पे, आर बराबर क्या बताए थे, एच प्लस आर ई, यही था ना? आर बराबर एच प्लस आर ई था। तो इससे पहले जो यहाँ पे ना, ये फार्मूला सही है बट चलो हाँ इसी से बताते हैं। देखो, अगर पृथ्वी तल के बहुत करीब है, ठीक है ना, बहुत करीब है अगर, तो एच क्या होगा, लगभग 0 होगा। एच बहुत कम होगा, समझ में आ रही बात ना? अगर पृथ्वी तल के बहुत समीप है तो एच क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ पे अगर एच बहुत कम है, आर ई से बहुत कम है, तो यानी कि एच वेरी वेरी लेस देन क्या है, आर ई है। तो यहाँ पे अगर ये न्यूमिनेटर बहुत छोटा नंबर रखा है, ठीक है ना, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, लगभग 0 हो जाएगा। यानी V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी आर ई अपान 1 प्लस ये पूरा हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 रख सकते हैं। तो V0 इक्वल टू हो गया, यानी देखो स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई बाई क्या हो जाएगा 1। तो V0 इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई। लिख डालो इसको। हम सही थे, ये गलत था। यहाँ पे क्या गलती किया था, ये यहाँ पे ये इससे हम काट दिया था ना, आर ये कट गया तो इसकी पावर 1 हो जाएगी ना, इसके काटने के बाद इसकी 2 ही चल रही थी तब तक, ठीक है, इसलिए हो गया। तो V0 इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो अगर कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप, ठीक है ना, कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप यदि चक्कर लगाता है तो उसका कक्षीय वेग क्या होता है, स्क्वायर रूट जी आर ई, ठीक है ना, स्क्वायर रूट जी आर ई। तो V इक्वल टू क्या होता है, हाँ ठीक है ना, क्या होता है। अब देखो आपके पास G का वैल्यू मालूम है, G का मान कितना होता है 9.8, G इक्वल टू कितना होता है 9.8, और आर ई होता है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर। तो आर ई कितना होता है 6400 किलोमीटर, और ये क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसको 6400 किलोमीटर को अगर आप मीटर में बदलना चाहें, देखो कैसे बदलेंगे, आर इज इक्वल टू 6400, और देखो यहाँ पे देखो ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर है, और हमें क्या चाहिए, मीटर में चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे मीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने 1000,
1000 मीटर में क्या होते हैं? 1 किलोमीटर। यहाँ पे लिखते हैं 1000 मीटर, और 1000 मीटर ही क्या होता है? 1 किलोमीटर। ये थोड़ा सा नया ट्रिक है, देख लो, समझ में आ जाएगा और आसान है। 1 मीटर जैसे हमें किसको किस में लाना है? किस में लाना है? मीटर में लाना है। और किसको हटाना है? किलोमीटर को। किसको हटाना है? किलोमीटर को। तो जिसको हटाना है उसको इस तरीके से ऊपर नीचे रख दो ताकि वो कट जाए, ठीक है ना। उसको इस तरीके से लाओ कि वो क्या हो जाए? कट जाए। तो देखो किलोमीटर ऊपर है, किलोमीटर को नीचे ला दिए, और यहाँ पे 1000 हमें क्या चाहिए? मीटर चाहिए ना, तो मीटर ऊपर छोड़ दिए। तो 1000 मीटर ही क्या होता है? 1 किलोमीटर। 1000 मीटर ही क्या होता है? 1 किलोमीटर। और ये कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। अगर हम इसको काटे भी तो कितना आ जाएगा? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किलोमीटर किलोमीटर से कट गया, तो यार ई इक्वल टू क्या आ गया? 6400 इंटू 1000, और यहाँ पे क्या बचा? मीटर बचा। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको 64 और 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गई आपकी? RE, और G का मान मालूम है, और RE क्या आ जाएगा? मीटर में आ गया ये। तो अब इसमें हम अगर V0 का वैल्यू रखना चाहें तो V0 इक्वल टू अगर रखेंगे तो V0 इक्वल टू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ GRE। तो G का मान कितना है? 9.8 है, और RE है 64 इंटू 10 की पावर 5। तो V0 इक्वल टू क्या आएगा? अब बताओ, ये आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। पूरा सॉल्व करेंगे तब, ठीक है ना। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अब समझ रहे हो कितनी स्पीड है ये? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। नहीं, जैसे हम चेंज कर, ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा ना, तो मीटर पर सेकंड में आएगा आपका 7.9 टू 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन अगर किलोमीटर पर सेकंड में लिखना चाहें तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात ना। तो कितना तेज चक्कर लगता है? 1 सेकंड में 7.9 किलोमीटर जाता है। 1 किलोमीटर में यहाँ से सराय मीर पहुँच जाता है ये, ठीक है, 1 सेकंड में। कितना चक्कर तेज लगाता है समझ लो। तो लिख लो इसको। ये वैल्यू आपको याद रख लेना है, ठीक है, एकदम से। और ये फार्मूला एकदम से याद होना चाहिए। हो गया? चलो, अभी इधर लिखना बाकी है क्या? तो बताओ V0 इक्वल टू क्या है फार्मूला? क्या है? और वैल्यू कितना है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। और उसका फार्मूला कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ GRE। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। RE क्या है? कितनी होती है? कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? ठीक है। और एकदम समीप, पृथ्वी के समीप चक्कर लगा रहे उपग्रह की गति कितनी होती है? 7 पॉइंट। और पृथ्वी की त्रिज्या? और यह ऊंचाई पर घूम रहे उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होगी? V0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GRE अपान 1 प्लस H/RE। क्या होता है बोलो आप लोग? स्क्वायर रूट ऑफ GRE अपान 1 प्लस H/RE। H क्या है? पृथ्वी के तल से उपग्रह की दूरी या ऊंचाई है। चलो आगे का क्लास कल।